गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन के स्टेटस पे। इस तरह आज हमारा टॉपिक रहेगा जनरल स्टेटस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ स्टेटस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया, हम वी हैव टू नो कि व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन एक्चुअली। तो सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और kind of activities which is reducing the fertility of the soil, like overuses, acidification, salination and other chemical soil contamination। कहने का मतलब ये कि सॉइल कंजर्वेशन, अभी अभी तक आपने सॉइल इरोजन पढ़ा है। पिछली क्लासेस से आपको सॉइल इरोजन के बारे में बताया जा रहा है कि मृदा का कटाव कैसे होता है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब मृदा को संरक्षित करना, कैसे बचा के रखें। अब बचा के रखने की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। तो उस लॉस को पहले हम देखें कि वो लॉस कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो जैसे आप पढ़ चुके हैं कि मिट्टी का कटाव, चाहे वो वाटर एरोजन से हो या विंड एरोजन से हो, एक तो उससे सबसे ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ जो सॉयल है, अगर हम खेती में बात करें, कृषि की बात करें, तो सॉयल की उपयोगिता उसकी टॉप लेयर के कारण होती है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेते हैं। सॉयल तो काफ़ी, सॉयल प्रोफाइल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो टॉप सॉयल होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए, पौधे की या कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो जब टॉप सॉयल हमारी रिमूव होती है या टॉप सॉयल का कटाव होता है तो हमारी कृषि उत्पादन में कमी आती है। साथ ही साथ जो कृषि भूमि की उपयोगिता है वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि हम उससे प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं, उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो आज के टॉपिक का उद्देश्य ये है कि हम ये देखें कि जो भी मिट्टी का कटाव हो रहा था या जो मिट्टी हमारे लिए उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से तो रोक ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ की सरकारों ने, भारत सरकार ने या जो भी गवर्नमेंट चल रही है या पिछले कुछ समय से ऐसी कोई एक्टिविटीज़ है जिससे इस प्रकार के वृहद सॉइल मृदा के कटाव को रोका जा सकता है, जिससे कि कृषि भूमि की उपयोगिता बनी रहे, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो और हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज जनरल स्टेटस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स मिट्टी को बचा के रखने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे इंडिया में, क्या क्या क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इंडिया विविधताओं का देश है। एक तरफ आप जाएंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिलेंगे जहाँ पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है। वहीं आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ समतल भूमि है, फ्लैट टेरेन है। वहीं एक तरफ आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ राजस्थान जैसे सूखे एरिया है, डेजर्ट एरिया है। और आप नीचे की तरफ साउथ इंडिया की तरफ आएंगे तो अगेन वहाँ पर आपको अलग भूमि का प्रकार मिल सकते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ में आप हैं तो छत्तीसगढ़ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: समतल पहाड़ी क्षेत्र और समतल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और बस्तर के पठार। तो इसी प्रकार से पूरे देश में भी अलग अलग भूमि की उपयोगिता होती है, अलग अलग स्लोप कंडीशन है, अलग अलग ढलान है। कहीं समतल भूमि है, कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पे हमें खेती करनी पड़ती है, कहीं पर जल की व्यवस्था है, कहीं पर जल कम है, कहीं पर नदियाँ अधिक हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर नदियाँ हैं, अधिक हैं। और जैसे जैसे राजस्थान की तरफ आपते जाएंगे आप देखेंगे कि जो वाटर के रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं।
साथ ही साथ जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर डिप्लीशन आ रहा है वाटर कंजर्वेशन, वाटर के अमाउंट में। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं सॉइल को अफेक्ट करती हैं। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो मिट्टी का कटाव अधिक होगा, मिट्टी का कटाव अधिक होगा तो सॉइल को कैसे कंजर्व करके रखना है, इन सब पे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेती रहती है, उनके कुछ प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो स्टेटस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में आज हम इन्हीं सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन में जानने के पहले आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपकी नज़र देखते हैं। पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मिट्टी के कटाव का सबसे मुख्य कारण जो है वो है इरोजन, वाटर इरोजन। इंडिया में अगर देखा जाए तो वाटर इरोजन सबसे अधिक होता है, जिससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। और जो खेत में कृषि उपयोगी भूमि होती है वह उपयोगिता उसकी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सॉयल इरोजन की अगर हम बात करें इंडिया में खास करके, तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 328 मिलियन हेक्टेयर, और उसमें से 187 मिलियन हेक्टेयर 187 मिलियन हेक्टेयर अलग अलग प्रकार के वाटर एरोजन की प्रॉब्लम से जूझता है, और वहाँ से मिट्टी का कटाव होता है। वाटर एरोजन के प्रकार आपको मालूम है, कहीं पर स्प्लैश एरोजन अधिक होगा, कहीं पर गली एरोजन अधिक होगा, कहीं पर शीट एरोजन होगा, कहीं पर रील एरोजन होगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो वाटर एरोजन के प्रकार हैं, इन सभी प्रकार से इन टोटल 187 मिलियन हेक्टेयर एरिया प्रभावित है। और इन एरोजन से होता ये है कि जब सॉइल का मृदा का कटाव होता है तो ये कटाव कहीं ना कहीं ये मिट्टी कहीं ना कहीं पानी के साथ मिलके जो भी वाटर बॉडीज़ हैं या रिजर्वायर हैं या तालाब हैं या फिर नदियां हैं या आसपास आपका कोई डैम है, तो ये सभी जो मिट्टी का कटाव है पानी के साथ मिलके सिल्ट के फॉर्म में जाके नदियों, तालाबों और डैम्स में जाके धीरे धीरे तलहटी पे इकट्ठा होते रहते हैं। नीचे आपने कभी भी देखा होगा जब किसी तालाब या नदी में मिट्टी जमा रहती है तलहटी पे नीचे बॉटम में, तो वो कहीं ना कहीं से बह के वहाँ पे उस जगह पर सेटल होती है। तो इन मृदा कणों से होता यह है कि जैसे जैसे ये तलहटी में जमा होते जाएंगे, आपकी वाटर की स्टोरेज, जो तालाब की स्टोरेज क्षमता है या डैम की जो स्टोरेज क्षमता है, किसी जल को इकट्ठा करके रखने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि जब मिट्टी उस जगह पर आके ठहर जाएगी तो जितना स्पेस पानी को जितनी जगह पर पानी रह सकता था उतनी जगह पर मिट्टी आ जाती है। तो इससे धीरे धीरे जब मिट्टी का लेवल बढ़ता जाता है तो पानी की जो मात्रा है वो कम होती जाती है और हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि तालाब है, डैम है और जो भी अदर रिजर्वायर हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक पानी को संचित करके रख सकें। किंतु जब मिट्टी बह के इनकी तलहटी में जमा होती है, इनके बॉटम में जमा होती है, तो कहीं ना कहीं पानी का स्थान मिट्टी ले लेती है, और जितना स्थान मिट्टी ने लिया है उतना पानी हम स्टोरेज में कम पाते हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो सॉयल, जो मृदा पानी के साथ बह के रिजर्वायर में, तालाब में इकट्ठा हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइव स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर को कम कर रही है, जिसके कारण हमें आगे जाके पानी की कमी होती है। और जब खेतों को पानी देने की बात आती है, 3-4 महीने तो पानी रहता है हमारे पास, लेकिन बाकी बचे हुए जो 8 महीने हैं जिसमें गर्मी और ठंड रहती है, तो उस समय हमारे रिजर्वायर में पानी कम होता है मिट्टी के जमा होने के कारण। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो लगभग 5000 मिलियन टन सॉइल जो है वो हर साल इंडिया में लॉस हो रही है। सॉइल लॉस होने का मतलब यह है कि ना सिर्फ इरोजन, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम ओवर डोज देते हैं खेती में,
तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं ओवरडोज जाके प्लांट के बाद सॉइल में ही इकट्ठा होता है। तो ओवरडोज कंटिन्यूसली देने से धीरे धीरे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई तो वो भी सॉइल का लॉस ही है, क्योंकि कृषि की उपयोगिता के लिए हमें चाहिए होता है कि जो सॉइल है वो उपयोगी हो, वो उपजाऊ हो। लेकिन ओवरडोज देने से या किसी और गलत तरीके से हम सॉइल को की उपयोगिता धीरे धीरे या उपजाऊपन धीरे धीरे खोते जाते हैं। आप ओवरडोज दे रहे हैं, आप ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं, आप ज़्यादा इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, आप ज़्यादा पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, तो होता यह है कि किसी भी चीज़ की अति सर्वथा वर्जते। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा देंगे तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी उत्पादन क्षमता में कमी आती जाती है और आगे जाके ये मिट्टी बंजर अ, हो सकती है या हो जाती है। तो ये भी इस एक तरह का सॉयल लॉस है। तो इन सभी टाइप के इरोजन को, एक्सेस ऑफ ओवरडोज फर्टिलाइजर्स के, इंसेक्टिसाइड्स के, एसिडिफिकेशन, कहीं वाटर लॉगिंग कंडीशन है, कहीं एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम है, कहीं सलाइन सॉइल ज़्यादा इकट्ठी हो गई है क्योंकि वाटर वहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है, या अदर केमिकल कंटेमिनेशन के कारण जो सॉयल लॉस हो रही है, वो अगर देखा जाए तो एनुअली लगभग दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मैंने 5,334 5334 मिलियन टन सॉइल का लॉस होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर एक रिपोर्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की जो 2015 में पब्लिश हुई है, तो इसके हिसाब से इंडिया में सॉयल एरोजन का जो आंकड़ा है वो 147 मिलियन हेक्टेयर है, और इस 147 मिलियन हेक्टेयर का 29% सॉयल एरोजन है, जो कि सॉयल जो 29% ऑफ जो सॉयल है वो सी में सेटल हो चुकी है, सी में डिपॉजिट हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें 61% ऑफ सॉयल की, तो वो एक स्थान से दूसरी स्थान, मतलब वहाँ से डिस्प्लेस हो चुकी है, रिप्लेस हो चुकी है, रिलोकेट हो चुकी है। और जैसा मैं पहले ही बोल रहा था आपसे कि इंडिया में अगर हम अलग अलग टाइप के एरोजन देखें, वाटर एरोजन, विंड एरोजन, ग्रेविटेशनल एरोजन, तो इंडिया में वाटर एरोजन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? तो जैसा कि आपने देखा कि सॉयल एरोजन का जो रेट है, टोटल अमाउंट आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा, और यहाँ पर स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ सॉयल एरोजन है वो 16 टन पर हेक्टेयर एनुअली लॉस हो रहा है आपका सॉयल एरोजन, और 16 टन पर हेक्टेयर हो रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट है। एक्सेप्टेबल लिमिट से 3 गुना, लगभग 3 गुना ज़्यादा है, और एक्सेप्टेबल लिमिट है सॉयल एरोजन की 4 से 5 टन। तो इसको आप इस तरह समझिए कि जैसा सॉयल बनने की, मृदा को बनने का जो तरीका होता है वो भी यही होता है कि जो चट्टानें रहती हैं वो हवा से या किसी पानी से के प्रभाव से कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होती जाती हैं, और धीरे धीरे कुछ सालों बाद, 100 साल, 1000 साल टाइम लगता है, उसके बाद ये जो सिल्ट है वो धीरे धीरे कणों के रूप में जाके एक जगह इकट्ठी होती जाती हैं, और वो जो लेयर बनती है वो आपकी सॉयल कहलाती है। लेकिन ये फिनोमिना जो है ये सॉयल बनने का फिनोमिना है, लेकिन सॉयल एरोजन जो प्रोसेस है, जो आपने देखा होगा कि जैसे सॉयल एरोजन 2 टाइप के हैं आपके, एक्सेलरेटेड जियोलॉजिकल एरोजन एंड एक्सेलरेटेड एरोजन। तो कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है या विंड है, ये पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण इनका प्रभाव जो है वो अधिक हो रहा है मिट्टी पर, और वो मैनमेड कारणों से जो एरोजन हो रहा है वो कहलाता है आपका एक्सेलरेटेड एरोजन। तो जो जनरल लिमिट है, जो नेचर करती है, वो
परमिसिबल लिमिट उसकी लगभग 5 टन है, कि 5 टन के आसपास जो सॉयल है वो अगर एनुअली इरोड होगी तो वो परमिसिबल है, वो अलाउ है, उतना होना भी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो सॉइल का एरोजन रेट है वो 16 टन पर हेक्टेयर है एनुअली। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और आप यहाँ बाजू में देख सकते हैं कि मैप बना हुआ है। तो इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये सॉइल एरोजन की कुछ कंडीशन बताई गई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो लेजेंड दिए हुए हैं इनके हिसाब से आप देखिए कि डेंस फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, से ये साइड साइड में कोस्टल एरिया आप देख सकते हैं, कुछ एक पार्ट यहाँ पर आप देखिए अधिक फॉरेस्ट दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का कुछ एरिया है, कुछ एरिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सॉयल एरोजन है वो लेस देन 5 टन पर हेक्टेयर है। वहीं अगर हम दूसरी स्टेट्स में देखें या दूसरे भारत के कोनों पर देखें तो रिवाइन देखिए, रिवाइन जैसा मैंने कहा कि एमपी में अगर आप देखेंगे तो चंबल एक अच्छा एग्जाम्पल है रिवाइन एरोजन देखने का। तो ये देखिए, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर आप देख सकते हैं कि रिवाइन कलर कोड मैच कर रहे हैं, जो लेस देन ग्रेटर देन 40 आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें, जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, तो जूम कल्टीवेशन का एरिया आप देखिए जो लेस देन 40 है, ये ग्रेटर देन 40, ये नियर बाय इधर देखिए आप, ये कहीं छत्तीसगढ़ के आसपास और थोड़ा बहुत इधर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आपको जूम कल्टीवेशन की समस्या दिख रही है। वहीं पर अगर हम शिवालिक हिल्स की बात करें तो ये आपका शिवालिक हिल, ये आप कलर कोडिंग देख सकते हैं मैच कर रही है। साथ ही साथ अगर मॉडरेट विंड एरोजन, तो विंड एरोजन आपको मालूम है कि विंड एरोजन वहाँ पर होगा जहाँ टेम्परेचर हाई होगा और जहाँ पर सॉयल में नमी कम होगी या रेतीली भूमि अधिक होगी। तो आप देखिए आपके हमारे इंडिया में रेतीली ज़मीन जनरली इस तरफ राजस्थान की तरफ पाई जाती है। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर विंड एरोजन की समस्या अधिक दिख रही है। ठीक है, इस पूरे एरिया में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए सीवियर विंड एरोजन अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपका विंड एरोजन, सीवियर कंडीशन है विंड एरोजन की यहाँ पर। तो ये पूरा स्टेटस है आपका सॉयल एरोजन का इंडिया में, कि फॉरेस्ट एरिया जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर सॉयल एरोजन कंपैरेटिवली कम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो विंड एरोजन, खास करके वाटर एरोजन नहीं, ये अगर हम सभी टाइप के एरोजन की बात कर रहे हैं, विंड एरोजन, वाटर एरोजन, ग्रेविटेशनल एरोजन, तो खास करके जहाँ पर वाटर लाइन होंगी वहाँ पर आपके, या नदियाँ होंगी वहाँ पर वाटर एरोजन की समस्या अधिक दिखेगी। और ख़ास करके जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर डेजर्ट है, वहाँ पर विंड एरोजन की समस्या ज़्यादा है। जी। तो ये देखिए एक एस्टिमेट है सॉयल एरोजन का। 94 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो है आपकी वाटर एरोजन, मतलब। और जो टोटल एरोजन हो रहा है, जो सॉयल लॉस के और भी प्रकार हैं, उसमें देखा जाए तो वाटर एरोजन जो है 71% रिस्पॉन्सिबल है। 71% ऑफ सॉयल इज मूविंग ओनली ड्यू टू वाटर एरोजन। वहीं आप बाकी चीज़ों में देखें कि विंड एरोजन की जो समस्या है वो लगभग 7% है। जो 147 डेटा आप पहले पढ़ रहे थे, 147 मिलियन हेक्टेयर
सॉयल लॉस की जो डेटा हमको बताया गया था इसके पहले वाली स्लाइड में, तो उसको अगर हम बाइफरकेट करें तो हम देखेंगे कि 94 मिलियन हेक्टेयर भूमि है वो वाटर एरोजन से प्रभावित है। वहीं 9% सॉरी 9 मिलियन हेक्टेयर वो विंड एरोजन से प्रभावित है। 14 मिलियन हेक्टेयर भूमि फ्लड से प्रभावित है। जैसे आप देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो एरिया है यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि बरसात के समय में बाढ़ आती रहती है, फ्लड होता है, तो उसके फ्लड के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है उस तरह की सॉयल एरोजन में 14 मिलियन हेक्टेयर सॉयल लॉस होती है और कुछ एक जगह पर एसिडिफिकेशन में 16 मिलियन हेक्टेयर सॉयल लॉस हो रही है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे अधिक वाटर एरोजन से 71% सॉयल लॉस हो रही है। वहीं पर अगर उसके बाद देखें तो उसके बाद एसिडिफिकेशन में सॉयल लॉस 12% है। फिर विंड एरोजन से 10% है फ्लड से और 7% है विंड से। मतलब हमारे देश में विंड एरोजन की समस्या अभी बहुत अधिक नहीं है। सिर्फ जो इंडिया के कुछ एक क्षेत्र जैसे राजस्थान, हरियाणा या कुछ पार्ट गुजरात के, वहाँ पर ये समस्या लगभग 7% के आसपास है। तो बात हो रही थी सॉयल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की, क्या क्या सॉयल को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि आपने पिछली कुछ स्लाइड्स में देखा कि सॉयल एरोजन की समस्या जो है वो ज़्यादा है और इन सॉयल जो लॉस होता है वो एरोजन के कारण अधिक हो रहा है और उस एरोजन में भी वाटर एरोजन के कारण अधिक हो रहा है। तो हमारे पास सभी तरह के एरोजन को लिए क्या पॉसिबल मेजर्स लिए हैं हमने क्या स्टेप लिया है इस तरह जो मिट्टी का कटाव हो रहा है उसको कंजर्व करने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सॉइल कंजर्वेशन जो है वो एक फील्ड एक्टिविटी है जिसमें आपको तरह तरह की तरह तरह के मेथड लगा के, तरह तरह के मेजर लगा के, चाहे वो क्रॉप लगा के हो, क्रॉप इंटरक्रॉपिंग करके हो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी करके हो, या कंटूर बना के, या टेरेसिंग बना के, या टेरेसिंग एंड कंटूर दोनों के मॉडिफिकेशन से, या कभी कहीं पर डैम बनाकर, चेक डैम बनाकर, मतलब जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जहाँ पर जो एप्लीकेबल हो उसको लगा के किसी भी तरह हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सॉयल को रोकना, सॉयल को कटाव से बचाना, सॉयल को कंजर्व करना, इस तरह है। और इसके साथ साथ हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है सॉइल कंजर्वेशन में कि जो सॉइल लॉस हो चुकी है, जो भूमि मृदा विहीन हो चुकी है, उस जगह पर भी अगर पॉसिबल हो तो ऐसे मेजर्स यूज़ करना, ऐसे तरीक़ों से वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के उस भूमि की उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। इस तरह से हम सॉइल कंजर्वेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो लैंड डिग्रेड हो चुकी हैं, जैसा मैंने बताया कि उपजाऊपन कम हो चुका है, बंजर में कन्वर्ट हो रही हैं या कन्वर्ट होती जा रही हैं धीरे धीरे, तो उनको भी अपनी प्रैक्टिसेस से कैसे उसको चेंज किया जा सकता है सो दैट फार्मर्स उस तरह की भूमि का भी उपयोग कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह हर प्रकार की भूमि का उपयोग आप खेती योग्य ही करें। कुछ एक जगह पर आप यार्ड बना सकते हैं, कैटल यार्ड बना सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, लेकिन वो जो वेस्ट लैंड को भी किसी तरह हमें उपयोग करना ही करना है। तो ये सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में हमारा मेजर फोकस रहेगा। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अब जो हमारा उद्देश्य है सॉइल कंजर्वेशन को अप्लाई करने का, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड को अप्लाई करने का, वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का प्रोडक्शन, या हर एक व्यक्ति हर एक किसान जो है जो खेती कर रहा है उसका प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो, उसका उत्पादन अधिक से अधिक हो, ताकि वह अपनी आजीविका के साथ साथ देश के भी विकास में अपनी भूमिका निभा सके। तो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है
कि सॉइल की उपयोगिता बनी रहे, सॉइल का उपजाऊपन बना रहे, और साथ ही साथ उपजाऊपन को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें जितना अधिक से अधिक हो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करना है। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो अगर विंड एरोजन से, वाटर एरोजन से, या गांव में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, या अधिक और अन्य जानवर हैं, वो खेतों में ही विचरण करते हैं, तो उनके पैरों द्वारा भी कभी कभी सॉयल एरोजन की समस्या होती है, क्योंकि जब वो चलते हैं तो उनके पैरों से मिट्टी उखड़ती है, और जब बारिश होती है तो वो उखड़ी हुई ज़मीन से धीरे धीरे मिट्टी आगे बढ़ती है। तो इस तरह के जो सॉइल डिटोरिएशन है उसको भी मेन आपको कम करना है, मिनिमाइज करना है। और जैसे जैसे आप सॉइल की उपयोगिता को बढ़ाएंगे, सॉइल कृषि योग्य भूमि में सॉइल अच्छी रहेगी, मृदा अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की बढ़ जाती है, जो आपके मॉइस्चर मेंटेन करने में खेत में सहायक होती है, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में सहायक होती है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा कि इरोजन में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो ज़्यादा डेंजरस हैं, वो हैं रील और गिली इरोजन। क्योंकि स्प्लैश एरोजन में जो सॉइल पार्टिकल हैं वो बहुत अधिक दूर स्प्लैश नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, वो रहते आपके खेत में ही हैं। लेकिन अगर आप रील एरोजन और गली एरोजन को देखें, तो ये गली एरोजन बनने का प्रीवियस स्टेप ही है रील एरोजन, जो धीरे धीरे अपने साइज एंड शेप को बड़ा करती जाती है, और आपके खेत में या उस जगह पर, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर गली फॉर्मेशन हो जाता है। तो गली फॉर्मेशन सिर्फ मिट्टी को ही नहीं खराब करती है, मिट्टी को ही नहीं बहा के ले जाती है, इसके साथ साथ जिस एरिया में गली स्ट्रक्चर बन चुका है उतना एरिया जो है वो आपका भूमि, उतनी भूमि आपकी खेती योग्य नहीं रह जा सकती है, आप वहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण होता यह है कि मान लीजिए आपकी 1 हेक्टेयर भूमि थी, और उसमें 10% में अगर गली एरोजन या रील एरोजन से मिट्टी बह चुकी है, खराब हो चुकी है, तो इसका मतलब है बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है, जो बाकी बची हुई भूमि है, उसमें ही आपको खेती करनी पड़ेगी। तो हम ये भी कोशिश करते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर हम रील और गली का जो फॉर्मेशन है उसको कम कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, या जहाँ तक हो सके उसको होने ही न दें। साथ ही साथ हमारा ये भी सॉइल कंजर्वेशन में उद्देश्य रहता है कि जो मिट्टी पानी के साथ मिलकर नदियों, तालाबों की तरफ जा रही है और उनकी तलहटी पे जमा हो जाती है, उनको भी रोका जा सके। तो एक ये तरीका हुआ कि जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है रिजर्वायर्स में, नदी में, तालाबों में, उनको भी उन तक पहुंचने के पहले ही ट्रैप कर लेना, अरेस्ट कर लेना, या उनमें जाने नहीं देना। तो एक ये भी सॉइल कंजर्वेशन की एक प्रैक्टिसेस है जिसको हम ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, अगर उनमें हम देखें जाए तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सभी नदियां हैं जो फ्लड प्रोन है, जिनमें अधिकतर जब बारिश के समय में इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कुछ एक क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या हमेशा आती है। तो सॉइल कंजर्व, और जिसके कारण सॉइल लॉस होता है, इधर से उधर मिट्टी बह के जाती है, मिट्टी कटती है। तो उस इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की समस्याओं के देखने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए भी ये कहा जाता है कि हमें हमेशा फ्लड को मॉनिटर करते रहना चाहिए, और फ्लड आने के पहले ही जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करके फ्लड के इस इफ़ेक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, फ्लड के इफ़ेक्ट को उतना ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। साथ ही साथ सॉइल के डिटोरिएशन को कम करने से हमारा इकोसिस्टम भी बना रहता है, जो कि सॉइल लॉस होने से इकोसिस्टम हमारा डैमेज हो रहा है। तो ये भी सॉइल कंजर्वेशन में हम ध्यान रखते हैं, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो जो सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए, इन सभी
ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्रोग्राम्स रन करती है थ्रू आउट द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। तो इनमें जो मेजर रोल रहता है, कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली हर एक शहर में, हर एक क्षेत्र में, या जहाँ पर ये समस्याएं अधिक हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, ये मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनको इनकी जवाबदारी होती है कि इनको इस तरह के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, खास करके हमारे देश में उस जगह पर जहाँ पर ये समस्या अधिक है। तो अगर हम इन प्रोग्राम्स के नाम देखें तो ये कुछ एक प्रोग्राम की लिस्ट आपको बताई जा रही है, जो प्रोग्राम पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में चल रहे हैं। जिस जगह पर जैसी प्रॉब्लम है उस जगह पर वैसा ही सेंटर या वैसा ही प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जैसे कि राजस्थान में अगर विंड की समस्या है तो वहाँ पर विंड एरोजन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो ये देखिए, जैसा पहला प्रोजेक्ट हम बात करें, नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरिया। वहीं दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड प्रोन रिवर्स के लिए। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन अधिक होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाए, जूम कल्टीवेशन को, वहाँ पर कुछ एक एरिया में ये प्रोग्राम्स चलते हैं। साथ ही साथ रिक्लेमिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्कली एंड एसिड रेन, एसिड सॉयल, इनको साथ ही साथ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट फंड है, इसके थ्रू भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक किसी वाटरशेड के एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, अधिक से अधिक खेती के लिए, अधिक से अधिक जीविकोपार्जन के लिए। वैसे ही कुछ एक क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो हमेशा जल की कमी से जूझते रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में पानी की अधिकता के लिए या पानी को लाने के लिए या इस तरह की खेती को बढ़ावा दें जैसे जो कम जल में हो, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हमारा चलता है। फिर साथ ही साथ जैसा मैं बता रहा था कि कुछ एक जगह पर हमारे देश विविधताओं का देश है, तो कुछ कहीं पर ड्रॉट है, कहीं पर फ्लड है, तो कहीं पर डेजर्ट भी है। तो डेजर्ट जैसे एरिया के लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच भी बहुत सी जगहों पर वेस्टलैंड के लिए यूटिलाइज की जाती है, उनको ध्यान दिया जाता है। तो इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है। और जिस तरह से आज पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन है कि हमारे फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट कम होने से सॉइल एरोजन बढ़ रहा है और सॉइल लॉस बढ़ रहा है। तो ये ऐसे चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, ऐसे चीज़ों को फोकस करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, नेशनल फॉरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो अलग अलग सेंटर्स के रूप में, अलग अलग स्टेशंस पे, अलग अलग जगहों पे, रिसर्च सेंटर या आईसीआर सेंटर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग ये प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में। तो इन सभी का आपके इस कोर्स में ये इम्पॉर्टेंस है कि एक एक करके हम इन प्रोजेक्ट्स को आगे डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ आपको इनके जो एब्रिविएटेड नेम है, जो शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले ही बात करूं, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया NWDPRA, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि IWDP के बारे में समझाइए, NAEP के बारे में समझाइए। तो आपको इनका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। जैसे आप IWDP की बात करें तो इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, फिर NAEP की बात करें तो नेशनल फॉरेस्ट्रेशन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो इन सभी के जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करने हैं और इनकी जो डिटेल है हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा पहला आपको बताया गया, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया। रेनफेड एरिया मतलब जहाँ पर
वर्षा आधारित खेती होती है, जहाँ पर इरिगेशन की संसाधन जो हैं वो कम हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो टोटल इंडिया में लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेटेड लैंड है, उसमें से लगभग 60% मतलब स्पेसिफिकली अगर कहें तो लगभग 57% जो है वो सिर्फ रेनफेड खेती है। मतलब आज भी हमारे पास सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो 57% एरिया में, क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है, या पहुंच भी पा रही है तो उसकी उपयोगिता अभी भी रेनफेड, मतलब वो सिर्फ सर्वाइवल इरिगेशन, या बीच में आप कह सकते हैं कि जब पानी की कमी होती है तब उस इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अधिकतर जगहें आप देख रहे हैं जैसा दिया हुआ 57% रेनफेड एरिया ही है। तो रेनफेड एरिया होने से आज की समय में दो दिक्कत ये आती है कि रेनफॉल जो हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। कभी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, कभी कम होती है। जब हमें चाहिए होता है तो उस समय बारिश नहीं होती है, और जब खास करके जब फसल पक चुकी होती है तो फिर बारिश हो जाती है। कहीं ना कहीं मानसून भी शिफ्ट हो रहा है। आपने देखा होगा पहले मानसून टाइम पे आ जाता था 15 जून के आसपास। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि मानसून आने में भी कि बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पे मानसून भी कभी 30 जून तक पहुंच रहा है, कभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पहुंच रहा है। तो ये सभी जो समस्या हैं ये नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेनफॉल क्रिएट करती हैं, जिसके कारण जो पैदावार है वो भी घटती है आपकी, और ये एक वेरिएशन क्रिएट करती है, जिसके कारण जो उत्पादन है या कृषि जो कार्य है वो बाधित होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इस तरह की बातों को एड्रेस करने के लिए, वो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, लॉन्च हुआ था 1990 में। उस समय जितने स्टेट्स थे लगभग 25 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, इन ऐसी बातों को एड्रेस करने के लिए, ऐसी बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए रेनफेड एरिया के लिए। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा लगभग 2001 के आसपास, तो उस समय फिर आपके कुछ नए स्टेट्स और आ गए बाइफर्केशन के बाद। जैसे आप कहें कि उत्तराखंड आ गया, झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आया। तो ये सब फिर धीरे धीरे इसमें ऐड होते गए, और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 28 स्टेट्स में चल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। और इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी करती है। सिमिलरली अगर आप देखें दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड फ्लड प्रोन रिवर्स, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी जगह के लिए प्रोजेक्ट है, या ऐसी जगहों पर सॉयल कंजर्वेशन की प्रैक्टिस की जा रही है जहाँ पर नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था आपका 3rd 5 ईयर प्लान में। और क्योंकि नदियों के कारण जो कैचमेंट में मिट्टी का बहाव होता है, कटाव होता है, जो कैचमेंट डिटोरिएशन हो रहा था उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 3rd 5 ईयर प्लान में। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि ये कहीं ना कहीं फ्लड प्रोन रिवर से रिलेटेड है। तो आप हमारे देश में 2 बड़ी रिवर हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आप देखिए इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन आर फ्लड प्रोन। जो ये 2 रिवर्स जो हैं वो बाढ़ की स्थिति पैदा करती हैं, और इनसे सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य हैं हमारे उत्तर प्रदेश है, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा, जो लगभग 80 पर टोटल अगर अकाउंट देखा जाए तो 80% एरिया को डैमेज करता है फ्लड से। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए फ्लड से इनकी मॉनिटरिंग अति आवश्यक है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ्लड की मॉनिटरिंग की जाती है, और वाटर को प्रॉपरली डाइवर्ट करने का
तरीका अपनाया जाता है। डायवर्जन के साथ साथ अगर कहीं पर ज़रूरत है तो खेती की प्रैक्टिसेस में भी चेंज लाए जाते हैं, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव के गांव को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इन सभी प्रकार के प्रोग्राम को उनको इन बाढ़ के इफेक्ट अफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कैचमेंट के डिटोरिएशन को बचाने के लिए, सिल्ट लोड को कम करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। और फिर अगला जो प्रोजेक्ट आता है हमारा, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स जूम कल्टीवेशन, जूम। ये जूम कल्टीवेशन जैसा आपको आइडिया होगा, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है क्रॉप प्रोडक्शन का, खास करके जो ट्राइबल एरिया है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं इस तरह की मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें जो वनों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जहाँ पर वन रहते हैं, तो ट्राइबल्स कुछ एक जहाँ पर वन है वहाँ की पेड़ पौधों को काट कर, पेड़ों को या वन को काट कर, कुछ एक एरिया को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं। और खेती करके वो वहाँ पर उत्पादन लेते हैं। और जैसे जैसे उत्पादन कम होता है, तो जब उत्पादन कम होने लगता है तो ये उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह पर कटाई करके वहाँ पर फिर से खेती करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जिस पहले एरिया पर जहाँ पर कल्टीवेशन किया था, वो जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई तो उसको एज इट इज़ वैसा ही छोड़ के ये आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि जो वो भूमि है वो ओपन हो जाती है, वो किसी कैनोपी कवर में नहीं रहती है प्लांट्स के। और जब भी रेनफॉल होता है या बाढ़ रेनफॉल होता है या रन ऑफ आता है, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव उस जगह से होता है जो ओपन पड़ी हुई है, जो ओपन है, जो बैरन पड़ी हुई है, वहाँ से ओपन होता जाता है, बहाव अधिक होता है मिट्टी का। तो इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड किया जाता है। और साथ ही साथ इनको सिर्फ अवॉइड करने से क्या है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी आजीविका में दिक्कत होती है। तो ये प्रोजेक्ट के तहत हम उनकी लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उन्हें और भी तरीके, नए नए मेथड, नए नए तरीके बताए जाते हैं, खेती के नए नए तरीके बताए जाते हैं, कैसे करना है, कहाँ करना है। और जो भी हेल्प होती है उसमें, सो दैट जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो डिप्लीट ना हो उनके रिसोर्सेज। क्योंकि झूम कल्टीवेशन का डिसएडवांटेज यही है कि धीरे धीरे करते 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 एक पैच पैच में करके बहुत सारी जो लैंड है, जो भूमि है, वो ओपन हो जाती है। और रेनफॉल रन ऑफ के समय यहाँ से अमाउंट ऑफ सॉयल एरोजन अधिक होता है। ये प्रोग्राम 1994-95 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वहाँ पर लॉन्च किया गया था। फिर धीरे धीरे आप इनमें से कुछ एक प्रोग्राम्स जो ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर इस तरह की समस्या ज़्यादा है झूम कल्टीवेशन की, वहाँ पर भी इसको अप्लाई किया गया। इसका इस तरह झूम कल्टीवेशन, इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि झूम कल्टीवेशन के एरिया को पहले तो उनको डेवलप कर दिया जाए। जो झूम कल्टीवेशन के अंडर ऑलरेडी जो पैचेस ओपन हो चुके हैं उनको वापस रीअलोकेट किया जाए, डेवलप किया जाए, सो दैट वहाँ से जो सॉयल एरोजन है, सॉयल लॉस है, उसको वापस रीगेन किया जाए। साथ ही साथ ट्राइबल्स हैं या जो झूम कल्टीवेशन को अडॉप्ट करते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन को बढ़ाया जाए। और जो झूम कल्टीवेशन वाली फैमिलीज़ को हम जूमिया फैमिलीज़ कहते थे, तो उनका सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको भी बढ़ाया जाए और उनको एनकरेज किया जाए फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। फिर अगला प्रोजेक्ट था हमारा लिस्ट में, रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्कली एंड एसिड सॉइल। तो इसमें आप देखेंगे कि जो एड्रेस हम करेंगे वो ऐसी भूमि को करेंगे जहाँ पर
एसिडिक सॉइल या एल्कलीन सॉइल की समस्या अधिक है। और जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि इम्प्रूव दी somehow you have to do अडॉप्ट दी प्रैक्टिसेस, हमें ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करनी है जिससे सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर किया जा सके और अफेक्ट ऑफ एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी को कम किया जा सके। साथ ही साथ जो बेनिफिशरीज हैं उनकी नंबर को भी बढ़ाया जा सके और उस जो सॉयल एल्कनाइन हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है, उसको रिकवर करना है, रिक्लेमेंट करना है। और इनके साथ साथ जो अफेक्टेड एरिया में जो किसान हैं हमारे या जो भी सिटीजन्स हैं उनको उनके रूरल अर्बन माइग्रेशन को भी कम किया जा सके और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो हर साल हमारी समस्या है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेवलप की जा सके उनके लिए। फिर अगला प्रोजेक्ट जो है हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, इसके ये नाबार्ड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी इस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो इनिशियली 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया। उसमें से इन टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनके वाटरशेड को डेवलप करने के लिए, उनके आने वाले लोगों के लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसमें 2/3 जो अमाउंट था वो लोन बेस्ड था और साथ ही साथ 1/3 अमाउंट जो था वो NGOs या किसी अन्य फर्म को ग्रांट बेसिस पे के ऊपर था। फिर अगला प्रोजेक्ट जो आता है हमारा वो है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ड्रॉट प्रोन जैसे कि आप समझ रहे हैं सूखाग्रस्त या अकालग्रस्त एरिया के लिए है। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो भी बैड इफ़ेक्ट हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, उनको मिनिमाइज़ करना, क्योंकि पानी नहीं है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के होने के लिए सिर्फ 2 ही मेजर चीज़ें होती हैं, एक सॉयल और एक वाटर। तो ड्रॉट प्रेन एरिया में वाटर की कमी के कारण प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कम होता था, साथ ही साथ लाइव स्टॉक नहीं रहते थे या रहते भी थे तो कम रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू एड्रेस किया गया कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को कैसे बढ़ाया जाए, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए सो दैट वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो और जो रिसोर्सेस हैं उनको हम किस तरह बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेस हैं या जो भी भूमि अवेलेबल है वो ड्रॉट प्रूविंग कैसे उनको बचाया जा सके और इनको ही कितना अच्छा डेवलप किया जा सके कि इनको प्रॉपरली यूज़ करने से, जुडिशियल यूज़ करने से ड्रॉट में आने वाली जो परेशानियां हैं वो मिनिमाइज़ की जा सकें। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा मैंने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उस क्षेत्र में उस तरह की भूमि के से जो लोग जूझ रहे हैं या जिसके कारण उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, लाइवलीहुड के लिए वो फाइट कर रहे हैं, तो उनके भी अपग्रेडेशन के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएं। तो यहाँ इस प्रोग्राम का भी एक ऑब्जेक्टिव था कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, उनके सोशियो इकोनॉमिक उनको अपग्रेड करना और जो वहाँ लोकल एरिया में जो लोग हैं उनके माइग्रेशन को रोकना। फिर आता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फिर से चीज़ों को रीस्टैब्लिश करके या कुछ ऐसी मेथड्स अपनाएं जिनसे नेचुरल रिसोर्सेस को बढ़ाया जा सके, नेचुरल रिसोर्सेस को सेव किया जा सके, नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उनको रिकवर किया जा सके या रीस्टैब्लिश किया जा सके। ऐसे जगहों को पे ये प्रोजेक्ट चलाया गया और अगेन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को उठाना और
ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इस प्रोजेक्ट का मेजर काम था। साथ ही साथ कुछ एक ऐसे एरिया थे जहाँ पर वेस्ट लैंड अधिक है, वेस्ट लैंड हो चुकी हैं, तो ऐसी वेस्ट लैंड पे इंटीग्रेटेड अप्रोच को बढ़ावा देना। इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये देखा गया कि जो भी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस हैं, या नेचुरल रिसोर्सेस के साथ साथ जैसे नेचुरल रिसोर्सेस के साथ साथ वहाँ पे जो रन ऑफ है, रन ऑफ को कंट्रोल करने के लिए, रेन वाटर को अरेस्ट करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे एड्रेस किया जा सके, अधिक से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं, अधिक से अधिक रेन वाटर को अरेस्ट किया जाए, सो दैट खेती के साथ साथ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी हो सके, और भी जो पानी की कमी है उस पर्टिकुलर एरिया में उसको एड्रेस किया जा सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट के तहत चेक डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के लिए इनमें मेन रोल था। तो इंटीग्रेटेड वाटर वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वेस्टलैंड के जो स्वामी होते थे, भूमि स्वामी होते थे, वो सामान्य तौर पे वो पुअर होते थे, क्योंकि गरीब होते थे, क्योंकि जब वो उस भूमि से कुछ उत्पादन ही नहीं ले पा रहे हैं, उस भूमि की उपयोगिता ही नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रोजेक्ट का एम था कि ऐसे लोगों को ज़रूर एड्रेस किया जाए, ऐसे लोगों को एड्रेस किया जाए जो उस भूमि के स्वामी हैं, जो उस भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हमेशा वेज एम्प्लॉयमेंट के क्या ही सहारा रहता था, वो कहीं दूसरी जगह जाके नौकरी करते थे, दूसरे की खेतों पे नौकरी करते थे। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे लोगों को टारगेट किया गया और उनको जो भी टेक्निकल इंटरवेंशन है उनको बताया गया, उनके फील्ड्स को सरकार ने लेके कुछ डेवलप किया, एक मॉडल बनाया गया, सो दैट वो बाकी जगह बाकी लोग भी उस मेथड को अप्लाई कर सकें, जिसमें कैचमेंट को डिफाइन करना हुआ, रेन वाटर कलेक्ट करना हुआ, पूरी जो भी रेन वाटर की ट्रिब्यूट जो रन ऑफ के लाइंस है उनको एक जगह आके कनेक्ट किया, हाई लेवल से लो लेवल तक आने पर सॉइल को, वाटर को कैसे ट्रीट करना है, ये सभी चीज़ें जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों को सिखाई गई। फिर अगला प्रोजेक्ट आता है हमारा नेशनल फॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो अगस्त 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका स्पेशल फोकस ऐसा था, इन पे था, जहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया पहले थे जिनको काट दिया गया था उनको रीडेवलप करना, जैसे फॉरेस्ट को काट कर कुछ और स्टैब्लिश किया जा चुका है, तो जो डिग्रेड हो चुके हैं फॉरेस्ट एरिया किसी कारण से उनको फिर से रीअलोकेट करना, और फॉरेस्ट के आसपास के जो सराउंडिंग एरिया थे उनको डेवलप करना, सो दैट धीरे धीरे फॉरेस्ट जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सकें, फॉरेस्ट की महत्ता बनी रहे। तो आसपास के एरिया को भी ट्रीट किया गया, आसपास के एरिया में भी ये प्रोजेक्ट्स चलाया गया, सो दैट जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है, लेड जो आसपास की भूमि है उन पे भी फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया गया। साथ ही साथ नेशनल पार्क सेंचुरी एंड कुछ एक एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया ताकि वो अपनी अहमियत बचाए रख सकें। और इनके साथ साथ सिर्फ ये डिग्रेडेड लैंड और फॉरेस्ट एरिया तक सीमित ना होके बहुत से ऐसे एरिया से वेस्टर्न हिमालय है, अरावली है, वेस्टर्न घाट है, एक्सेट्रा, इन सबको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया गया। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि जितने प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए हैं ये वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं, ये सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं इंडिविजुअली। इन सबका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो इन सभी प्रोजेक्ट का हमने सब डिस्कस किया, और इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाना, और साथ ही साथ फ्लड रिस्क को मिनिमाइज़ करना,
नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करना, फील्ड में गली एंड रील एरोजन को मिनिमाइज करना। तो इन जनरल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता, तो इन जनरल ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे सभी प्रोजेक्ट्स के, जो जहाँ पर जिस क्षेत्र में जो समस्या अधिक है, जैसे डेजर्ट के लिए डेजर्ट प्रोजेक्ट है, रेनफेड एरिया के लिए रेनफेड एरिया वाला प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से पूरे इंडिया में ये अलग अलग तरह के विविधताओं के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों की लाइवलीहुड और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करना है। तो ये जनरल स्टेटस था सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। और आप हमेशा ध्यान देंगे कि सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल एरोजन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। सॉइल एरोजन मतलब सॉइल लॉस ड्यू टू वाटर और विंड, और वहीं सॉइल कंजर्वेशन जो सॉइल एरोजन हो रहा है या एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से जो मिट्टी का लॉस हो रहा है, जो मिट्टी खेती योग्य नहीं रह पा रही है, हम ऐसा क्या करें कि ऐसी मिट्टी को, ऐसे मृदा को, ऐसे क्षेत्र को कंजर्व कर रख सकें, संरक्षित कर रख सकें। तो अगर एग्जामिनेशन में आप बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद लिखना चालू कीजिए। अधिकतर देखा जाता है कि सॉइल कंजर्वेशन पूछा जाता है और लोग सॉइल एरोजन लिख देते हैं, या सॉइल एरोजन पूछा जाता है और आप सॉइल कंजर्वेशन लिख देते हैं। तो परीक्षा के समय अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, समझें कि इसमें लिखना क्या है, उसके बाद बाकी चीज़ें लिखें। ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन में मैंने शुरू में आपको बताया कि सॉइल एरोजन से कितना कितना अमाउंट पूरे देश में मिट्टी का लॉस हो रहा है, और ऐसे लॉसेस जो इतने बड़े अमाउंट में लॉस हो रहे हैं, ऐसे अमाउंट्स को, ऐसे लॉस को, ऐसे सॉइल लॉस को रोकने के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू या भारत सरकार के तहत क्या क्या प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहे हैं, उनमें क्या क्या काम हो रहा है, ये कब स्टार्ट हुए, किस किस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये सभी की एक छोटी छोटी सी थोड़ी सी जानकारी आपको संक्षिप्त में दी गई है। तो आज का एक और जो चैप्टर था हमारा, जनरल स्टेटस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया, आज वो दिया गया। फिर अगली क्लास में हम फिर दूसरे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशन हो तो आप फेसबुक, SMS या जो हमारा डाउट क्लैरिफिकेशन क्लास जूम पे होता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होता है, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग पे होता है, फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग पे, आप उस पर भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।